खुशामदीद, स्वागत एंड वेलकम व्यूअर्स। हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हमारे साथ है एक और बहुत ही दिलचस्प मेहमान, मिस्टर फैजुल हसन। मिस्टर फैजुल हसन आज हमें बताएंगे स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इंडियंस, खासतौर से हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत एंथुजियाज्म होता है कि वो अपने यूजी या पीजी प्रोग्राम्स करने के लिए अब्रॉड जाएं। तो आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ट्रेंड्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ बहुत शॉर्ट, बिकॉज़ आप तो जानते ही हैं कि एपिसोड बहुत हमारा छोटा होता है। तो वी विल ट्राई टू कीप इट एज़ क्रिस्प एज़ पॉसिबल। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट जाए या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो दैट यू कैन ऑलवेज़ आस्क इन योर कमेंट्स अंडर द वीडियो और फैज़ साहब उसको आंसर करेंगे anytime whenever you post those questions. Okay. So Mr. Faizul Hassan, he has done his master's in computer applications. Then he has also done his master's in business administration from University of Bedfordshire Business School in the UK. Overall, वो 8 साल both as a student and as a working professionals abroad रह चुके हैं। वो UAE और UK में रह चुके हैं और पिछले 15 साल से वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं कि वो स्टडी अब्रॉड के सपने पूरे कर सकें। प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन वाई एक्सिस ओवरसीज करियर्स, जो इंडिया की नंबर 1 करियर कंसल्टेंसी फर्म है। तो साहब, वेलकम वेलकम टू आवर शो। हाउ आर यू? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफसूस साहब, मुझे इस एपिसोड के लिए इनवाइट करने के लिए। और आपने बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग टॉपिक सेलेक्ट किया है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट है और पोस्ट पेंडेमिक इसका काफ़ी सारा डिमांड हो चुका है। सो आई थिंक जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे या फिर जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आई एम श्योर उनके लिए बहुत सारे स्निपेट्स होंगे, बहुत सारे टेकअवेज होंगे इसके लिए, जिससे जिसके मद्देनजर वो लोग जो है बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और शायद हो सकता है कि मैं कोशिश करूंगा कि जितनी रहनुमाई हो सके मुझसे इस एपिसोड के दौरान मैं उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकूं और वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो फैज साहब, ये बताइए कि प्रेजेंटली स्टडी अब्रॉड डोमेन में क्या ट्रेंड्स है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट कहाँ पर है और मार्केट में डिमांड कैसा है और यूनिवर्सिटीज किस तरह के प्रोग्राम्स इन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑफर कर रही हैं, ये हमें बताइए। जहाँ तक डिमांड की बात है मकसूद साहब, इसके अंदर स्टडी अब्रॉड एक बहुत ही दिलचस्प एरिया रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। आज से नहीं, तकरीबन पिछले 20 साल से जब से मैं स्टूडेंट रहा हूँ, हम भी एज ए स्टूडेंट इस चीज़ को हमेशा एस्पायर करते थे कि किसी तरह से इंडिया में एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फॉरेन में एजुकेशन करें। सो दैट ट्रेंड हैज बीन देयर फॉर लास्ट 20+ ईयर्स। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस हो गए हैं, एक्सपोजर हो गया है, इंटरनेट स्पर्ट हो गया है और बहुत सारी आमदनी के जरिए बढ़ गए हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज हो गया है, तो इट हैज बिकम मोर एक्सेसिबल कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी आज से 20 साल पहले। लेकिन अगर आप करंट रुझान की बात करें तो मैं थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं जाता, राइट। आई ट्राई टू कीप इट इन द लास्ट नेक्स्ट 5 years और सो। प्री पेंडेमिक जब हम बात करेंगे 2017 से लेकर 2019 वाले पीरियड की, तो ये काफी फ्लरिशिंग पीरियड रहा है, स्पेसिफिकली थोड़े डेस्टिनेशंस को लेकर। अगर हम डेस्टिनेशंस को पहले प्रायोरिटी देकर बात करें, तो इसमें यह है कि सबसे टॉप डेस्टिनेशंस हमेशा से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस हमेशा ही खास रहा है एस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द लास्ट 5 years कनाडा बहुत पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि ना सिर्फ उसके अंदर पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं, जॉब और पीआर वाले अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। और सेम इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया और यूके, क्योंकि वहाँ पर कोर्स के ड्यूरेशन छोटे होते हैं, क्योंकि खास तौर से मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का ऑप्शन है जहाँ पर वो लोग जाते हैं और एक ही साल के अंदर अपने मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके साथ बहुत सारे फायदे हैं, स्टे बैक ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो टॉप डेस्टिनेशन 6 और 7 हैं। और अगर मैं स्टैट्स के साथ जाऊं तो तकरीबन तकरीबन 60% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्लॉक टू दिस डेस्टिनेशंस ओनली, which starts with USA, Canada, UK, Australia, Germany, Ireland, New Zealand and Singapore. These are top destinations जिसमें 60% of Indians opt करते हैं जाने के लिए. Now there are other destinations also which have emerged in the last 6 to 7 years which are becoming equally popular, but majority of the Indian students prefer these top destinations only.
ओके फैसाद, तो आपने जो कंट्रीज बताई अभी उसमें से मुझे कोई टॉप डेस्टिनेशंस बताइए। आप टॉप डेस्टिनेशन जानना चाहते हैं या फिर बेस्ट ऑप्शंस जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए? यू कैन से बेस्ट ऑप्शंस। जी, अगर इस तरह से हम बात करें कि ये स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं इसको रखता हूँ जिस तरह से पॉपुलैरिटी है और जिस तरह से स्टैट्स पॉइंट आउट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ all the opportunities put together, Canada is the top destination right now in terms of preference students के साथ। दूसरे नंबर पे आता है यूके। यूके इन द लास्ट 3 years बहुत पॉपुलर हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपना पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन को रीइंट्रोड्यूस किया था 2019 में, जो उन्होंने ऑलमोस्ट 8-9 years पॉज कर दिया था, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी डिप हो गई थी। तो यूके इज सेकंड टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। यूएस हैज अगेन पिक्ड अप। अगर आप देखें ट्रेंड लास्ट 2 years में वीजा सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है। सो ये थर्ड डेस्टिनेशन है पॉपुलैरिटी और बेस्ट ऑप्शंस। और अगर आप इन तीन कंट्रीज के अंदर देख लें, इसके अंदर इतने प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, इधर फ्रॉम सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, कॉस्ट पर्सपेक्टिव, या फिर आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लेटर ऑन फर्दर सेटलमेंट अगर आपको करना है परमानेंट रेसिडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंट्रीज आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती हैं। इनके अलावा अभी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी इस रेस में आ चुकी हैं, जहां पर एजिंग पॉपुलेशन की वजह से या फिर थोड़े मसलों और मसाइल की वजह से उनके पास पॉपुलेशन डिक्लाइन है, और जो है टैलेंट शॉर्टेज हो चुका है, तो वो भी बहुत सारे नॉन इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं आजकल। तो वो भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं students के लिए। इसमें ऐसे कोई इसमें ऐसे कोई कंट्रीज हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देते हैं? जी बिल्कुल। स्पेशली अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट उठाकर देखते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयरनेस लेवल पे बहुत वीक होते हैं व्हेन इट कम्स टू यूरोप। लेकिन अगर आप यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसका यूएसपी ही यही है कि उसके अंदर फ्री एजुकेशन है। अगर हमारे स्टूडेंट्स जहाँ से स्पेक्ट्रम काफी इंक्रीज हो चुका है अभी लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर, लेकिन जो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्मनी हमेशा से ही पॉपुलर रहा है। And there are other European countries which offer free education at master's level, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज ये हो जाता है, वहाँ पर लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको एटलीस्ट A1 A2 सर्टिफिकेशन लेवल कंप्लीट करना होता है, जहाँ से आप लैंग्वेज बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपके लिए एडवांटेजेस हो जाता है आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलना, जो कि ऑलमोस्ट फ्री होता है। आपको बिल्कुल बेयर मिनिमम सेमेस्टर या एडमिन फीस जो होती है, जो 300 यूरो से लेकर 500 यूरो तक के बीच में होता है, विच इज वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी मिनिमलिस्टिक, वो होती है। उसके अलावा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऑप्शंस फ्री वाले भी हैं और बिल्कुल इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी हैं। अगर आप इटली देखते हैं, फ्रांस, स्पेन, इस तरह के ऑप्शंस आप पिक करते हैं, यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एटलीस्ट जो हम लोगों ने टॉप कंट्रीज की बात की है, उन कंट्रीज के मुकाबले में एटलीस्ट 50 to 60% लेस होगा। तो वहां पर अगर आप पढ़ते हैं यूएस में, कनाडा में, अगर आप डिग्री ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होगा वो यूरोप में एटलीस्ट 40% से 45% के अंदर 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। एफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। अगर किसी के पास एफोर्डेबिलिटी इश्यूज हैं और उन्हें लगता है कि पैसों की कमी की वजह से वो लोग बाहर नहीं पढ़ सकते, तो ये एक मिथ है, एक नोशन है, जो अगर वो लोग अपना थिंकिंग होराइजन थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यूरोप के अंदर जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। ग्रेट। तो अच्छा ये बताइए कि विच इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, वो स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट, देन दे गेट इनटू अ यूजी प्रोग्राम, देन इनटू मास्टर्स, सो एट व्हाट स्टेज दे शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर स्टडी अब्रॉड? ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। जब हम इंटरनेशनल एजुकेशन के स्पेक्ट्रम में इसको देखते हैं मकसूद साहब, खास तौर से जैसे इंडिया में होता है एजुकेशन सिस्टम में, वन टाइम एंट्री ही होती है, चाहे आप हायर सेकेंडरी लेवल पे आप एजुकेशन में चले जाएं, या फिर आप यूजी लेवल पे चले जाएं, या फिर पीजी लेवल में, और वो सारा कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है। वैसे ही अगर आप फॉरेन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, तो वहां पर आपको सारे फॉरेन डेस्टिनेशंस के अंदर एक नहीं बल्कि 2 या 3 टर्म्स में एडमिशंस होते हैं, राइट? क्योंकि ग्लोबली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उन सारों को एक ही टर्म में अकोमोडेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उन लोगों ने उसको स्ट्रेच आउट किया है 2 टर्म्स के अंदर।
मेजरली अगर आप देखें तो एक एक जो मेजर टर्म होता है जिसको फॉल टर्म के नाम से भी जाना जाता है बहुत पॉपुलरली, जो जुलाई अगस्त सितंबर मंथ्स में स्टार्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। बट बाय एंड लार्ज जुलाई अगस्त सितंबर ये एक क्वार्टर होता है जहां पर मेजोरिटी ऑफ द एडमिशंस होते हैं, जिसे मेजर टर्म भी कहा जाता है। और एक दूसरा टर्म होता है जिसको विंटर टर्म कहते हैं या स्प्रिंग टर्म कहते हैं, राइट, जो जैन और फेब में स्टार्ट होता है। तो इन दो इंटेक्स के अंदर एडमिशंस होते हैं। मेजरली अगर कोई यूजी स्टडीज के लिए एम कर रहा है, जो 12th के बाद में होती है, नंबर्स बहुत हाई नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत स्टेडी और वेरी ग्रेजुअली ग्रोइंग नंबर्स हैं। बहुत एंकरेजिंग नंबर्स हैं। कम पिछले 5 साल में अगर देखा जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजी लेवल पे भी ऑप्ट करते हैं बाहर पढ़ने के लिए। वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शंस होती हैं वो फॉल के अंदर ज्यादा होती है बनिस्बत स्प्रिंग के। बट अगेन ऑप्शंस दोनों भी टर्म्स में बराबर होती है। अगर हम मेजर टर्म की बात करें जो जुलाई अगस्त में होता है, और क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स नॉर्मली मई और जून टाइम पे ही ग्रेजुएट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, अगर आपको स्प्लिट करूं मैं कॉन्टिनेंट वाइज, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं जिसमें कनाडा और यूएसए आता है, तो इनका थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस लंबा होता है और इसके लिए स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 12 to 14 मंथ्स का प्रिपरेशन लगता है। तो अगर किसी ने नेक्स्ट ईयर 2023 अगस्त में यूएस या कनाडा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, उन्होंने अपना प्रोसेस 2022 अक्टूबर या नवंबर में फिनिश करना है, यानी कंप्लीटली रेडी होना है। वैसे डेडलाइंस तो एटलीस्ट दिसंबर एंड तक होती हैं, लेकिन इस टाइम में उनको सारे एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स जो उनके पोर्टफोलियो होता है उसको कंप्लीट करना होता है। जो एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट होती है वहां पर के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्रैक करने की, उसको पूरा करना होता है। और उनका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या किया है, क्या करना चाहते हैं। एक एक छोटा सा 2 पेज डॉक्यूमेंट होता है विच हैज टू बी नरेटेड इन 1000 वर्ड्स, विच इज नथिंग बट यू टू द यूनिवर्सिटी। सो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन प्रोफाइल में वही पिक किया जाता है। तो इन सारी चीजों की तैयारी करने के लिए रफली नॉर्थ अमेरिका के लिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 से 14 महीने का टाइम देना होगा प्रायर टू द टर्म स्टार्ट, जिसमें अच्छी तरीके से प्लानिंग हो सके और आपके स्कॉलरशिप चांसेस भी इंक्रीज हो सके। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जब जाते हैं, आपके एडमिशन चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और तीसरा, अगर आप अर्ली एप्लीकेशन देते हैं और आपके पास एडमिशन आता है, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, यू आर सीन एज अ वेरी जेन्युइन स्टूडेंट, क्योंकि आपने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बाय एंड लार्ज हमारे पास होता ये है कि उमूमन लोग जो है बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, रश रश करते हैं, और जब लेट जाते हैं वीजा सक्सेस रेट लो हो जाता है। तो मैं किसी से भी जब मशवरा करता हूँ या लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि हमेशा इसको बाई एंगल या बाई डायरेक्शनल लेवल से इसको प्रिपेयर हो। आप ना सिर्फ एडमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो, बल्कि आप वीजा को भी फैक्टर इन करें इसके अंदर, क्योंकि अगर वीजा नहीं होगा तो स्टडी अब्रॉड बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा इसके अंदर। तो वो है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका से हटके अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इसका प्रोसेस नॉर्मली इतना लंबा नहीं होता है। 6 to 7 मंथ्स अगर आप फैक्टर इन करें तो ये टाइम के अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं और वहां पर की यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करके एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एंट्रेंस टेस्ट पार्ट, कितने मुख्तलिफ किस्म के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, या फिर क्या सारी कंट्रीज के लिए कॉमन होते हैं? इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? जी जरूर। देखिए, इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम, जैसे हमारे पास बच्चे यूजी लेवल में जाने के लिए या तो आईआईटी जेई एग्जाम लिखते हैं या फिर एमसेट एग्जामिनेशन लिखते हैं, वैसे ही वहां पर के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन हैं। लेकिन सारे कंट्रीज के लिए एक एग्जामिनेशन जो बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि हम लोग नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जी। जहां पर हम मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस यूज करते हैं और हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज और डेस्टिनेशंस बिफोर एडमिशन ग्रांट आपसे ये असर्टन करना चाहते हैं कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है, आप एक कॉम्पिटेंट इंग्लिश स्पीकर हैं, और आप इस कोर्स को इंग्लिश में लेकर सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं इसके अंदर। जो सबसे पॉपुलर टेस्ट है वो है IELTS एकेडमिक्स, जो स्टडी पर्पज के लिए लिया जाता है। देन PT एकेडमिक्स है, ये भी एक टेस्ट है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग के लिए काम आता है। ये भी स्टूडेंट्स और स्टडी के लिए काम आता है। टोफल IBT एक टेस्ट है जो बहुत पुराना टेस्ट है और बहुत सारे लोग ले चुके हैं। ये एक टेस्ट है। अभी रिसेंटली ड्यूलिंगो करके एक नया टेस्ट आया है, वो भी एक टेस्ट है जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए है। तो इसमें से कोई भी टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से टेस्ट जो आप यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एम कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाकर थोड़ा सा रिसर्च करके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई यूनिवर्सिटीज
कोई दूसरे टेस्ट को मानते नहीं। जैसे ड्यूलिंगो टेस्ट अभी रिसेंटली आया है, राइट, इसे सिर्फ यूएस के अंदर और कनाडा के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, वेयर अदर डेस्टिनेशंस इसको इतना एक्सेप्टेंस अभी नहीं है। लेकिन मैंने जो पहले 3 टेस्ट की बात की है, जो आईएलटीएस एकेडमिक्स है, पीटी एकेडमिक्स है, और जो टोफल आईबीटी टेस्ट है, ये 100% मोरलेस हर डेस्टिनेशन, स्टडी डेस्टिनेशन इसको एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जिसको ग्रेजुएट लेवल के ऊपर सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए यूज किया जाता है। मेजरली इसे यूएस में मैंडेटरी टेस्ट बना दिया है, स्पेशली मास्टर कोर्सेज के लिए। इसको जीआरई कहते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये टेस्ट नॉर्मली ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ये बेसिकली आपकी इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आपकी किस लेवल पे है। तो नॉर्मली 10th लेवल से ज्यादा ये लोग इसको एसेस नहीं करते हैं। अगर इसके ऊपर अच्छा सा प्रिपरेशन किया जाए तो ये टेस्ट भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप वैलिडिटी ऑफ दिस टेस्ट देखें कि इनके स्कोर्स कब तक वैलिड होते हैं, तो हम जब जीआरई टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसके स्कोर्स 5 साल तक वैलिड होते हैं। और ना सिर्फ यूएस के लिए, बल्कि कहीं भी दुनिया में कोई भी एडमिशन एमएस एप्लीकेशन जो डाल रहा है, वो स्टूडेंट ये स्कोर्स को इजीली के थ्रू अप्लाई कर सकता है, वेदर इट इज आस्क्ड और इट इज नॉट आस्क्ड, क्योंकि ये हार्मलेस है, राइट। इट इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू, इट विल नॉट कॉज एनी हार्म और डिस्ट्रेस। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये टेस्ट सिर्फ अमेरिका पर्सपेक्टिव से ना लें, बल्कि दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी अगर लें तो ये बेनिफिशियल हो जाता है। दूसरा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो बहुत मैंडेटरी टेस्ट है। इसके बहुत क्लियरली मेंशन थ्रेशोल्ड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के थ्रू, वो बेयर मिनिमम लाना और उसके ऊपर लाना जरूरी है। और इन टेस्ट की वैलिडिटी 2 साल की होती है। तो जो भी इसको अपने एडमिशन टर्म के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, वो अपने टाइमलाइंस के हिसाब से इसको प्लान करके इन टेस्ट को ले सकते हैं। और ये दोनों टेस्ट प्योरली ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना यूजी प्रोग्राम कंप्लीट किया और अब मास्टर्स के लिए एम करते हैं, स्टडी अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा? क्या वो डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन ले या कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाएं? इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मकसूद साहब वैसे, और ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। जहां पर भी मैं सेशंस करता हूँ या फिर गाइडेंस और मेंटरिंग करता हूँ, वहां पर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेरेंट्स के थ्रू भी और स्टूडेंट्स के थ्रू भी। तो आई थिंक इस पर रोशनी डालना बहुत जरूरी और अहम भी हो जाता है उस मुनासिबत से। तो मैं ये बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, राइट। अगर आप ये देखते हैं कि आपको यूजी एजुकेशन के बाद इमीडिएटली हायर एजुकेशन में जाना है और आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए एम्बार्क करना है, इसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप एक कंटिन्यूस एजुकेशन में रह सकते हैं। एक बच्चा जब स्कूल या कॉलेज जाता है तो उसकी एक रिदम होती है, तो उस रिदम को मेंटेन करते हुए वो चल सकता है। तो तो वो कंटिन्यूटी इन एजुकेशन बरकरार रहती है अगर आप इमीडिएटली हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर उसका फ्लिप साइड देखें आप, अगर आप इंडिया में एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अगर आप किसी तरह की जॉब में या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में या फिर किसी तरह के भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट में जाते हैं जहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है, जैसे टीम वर्किंग स्किल्स हो गई आपकी, आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे परफॉर्म करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू वर्क इन पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर किस तरह से काम करना है, ये सारी चीजें जो होती हैं एज अ स्टूडेंट, आपको इन सारी चीजों का अंदाजा लगाना या इसके बारे में जानना या इसका एक्सपोजर इतना हासिल नहीं होता है। तो रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस जब आपके पास होता है और आप पढ़ाई करने के बाद में बेयर मिनिमम 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद में भी जाए, तो ये चीज आपके लिए बेनिफिट हो जाती है। स्पेशली जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं, अगर आपके सीवी के ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया और उसके बाद में मैंने एजुकेशन में स्टेप रखा है, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि आप जीरो एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि सम एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो 1 साल से ज्यादा का ब्रेक लेकर फिर से री एजुकेशन स्टार्ट करते हैं और हायर एजुकेशन ऑप्शंस के लिए जाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर उनकी फील्ड ऑफ स्टडी में, अगर मैं आईटी और कंप्यूटर साइंसेस की बात करूं, इस तरह के स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो जीरो एक्सपीरियंस के साथ सीधे मास्टर्स में गए हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्हीं की फील्ड में हासिल करने के बाद में हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं वहां पर और जब फुल टाइम एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो बच्चों के पास वर्क एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड के अंदर, उनके लिए फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि उनके पास वर्किंग नॉलेज होती है, राइट। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम किया जाता है।
और बनस्बत उन स्टूडेंट्स के जिनके पास ये एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं है। तो उन ऐसा नहीं है कि उनको कंसिडर नहीं किया जाता है, स्किल लेवल दे आर ऑल्सो इक्वली असेस्ड। लेकिन एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एडवांटेज मिलता है जिनके पास डिग्री भी है और स्किल भी है और एक्सपीरियंस भी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग हमारे कंपनी और हमारे ऑफिस में देखते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स बन चुके हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, और अब हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। तो उनके लिए डेफिनेटली एक एडवांटेज पॉइंट बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स अपने स्टडी स्ट्रीम्स यूजी लेवल से मास्टर्स लेवल पे क्रॉस ओवर करना चाहते हैं, तो क्या ये एडवाइजेबल है उनके लिए? टेक्निकली यस, एडवाइजेबली नो। अच्छा। इसके अंदर थोड़े से रेड फ्लैग्स जो मैं आपके सामने रेस करते हुए चलूं, और ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार हमारे सामने आता है। अच्छा। जो क्रॉस ओवर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास कोई राइम एंड रीजन नहीं होता है। इट इज हाफ ऑफ द टाइम, एटलीस्ट मैं बात करूं स्टैट्स के बेसिस के ऊपर, 80% ऑफ द टाइम लोगों के पास इसका कोई राइम एंड रीजन नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल राइट। इमोशनल डिसीजन होता है, या फिर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड्स, फैमिली एंड द डिमांड इन द मार्केट फॉर सर्टेन टाइप्स, एंड देन दे डेफिनेटली डिसाइड। स्पेशली नॉन कोर ब्रांचेस के साथ मैंने देखा है वूमन बहुत ज्यादा होता है। जब लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, विच आर नॉन कोर ब्रांचेस, जहां पर स्ट्रेट अवे इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती हैं बनस्बत आईटी के और कंप्यूटर साइंसेस फील्ड्स के। इस टाइम पे लोगों को ये हो जाता है कि भाई हमने बीटेक 5 ईयर 3 और 4 ईयर्स पढ़ लिया है, क्योंकि अब हम हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो हम इसको क्रॉस ओवर करके कोई कोर फील्ड्स के अंदर चले जाएं। इसके अंदर होता यह है कि अगर इसमें थॉट प्रोसेस और प्रिपरेशन सही से नहीं है, जब मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, अक्सर लोग ये करते हैं कि 4 ईयर्स फुल टाइम एजुकेशन करते हैं, लेकिन कोई ब्रिजिंग प्रोग्राम्स या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम्स जिसमें वो क्रॉस ओवर करना चाहते हैं, उस तरह का कोई काम नहीं किया होता है, कोई रिलेवेंसी नहीं होती है, और ना ही उनके पास कोई बेस होता है कि वो जाकर उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें। जब वो इन सारी चीजों के लिए अप्लाई करते हैं, तो टेक्निकली उनके पास ये फ्रीडम होती है कि भाई वो किसी तरह के भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको कंसिडर किया जा सकता है, बट इट्स कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड रिलेवेंसी। तो अगर मैं एक यूज केस एग्जांपल की बात करूं कि एक बीटेक स्टूडेंट है जिसने अपना सिविल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन वो सिविल इंजीनियरिंग में आउट ऑफ कंपल्शन आ गया, क्योंकि उसके पास उस टाइम पे चॉइस नहीं थी, उसका रैंक इतना नहीं था। लेकिन उसका एक्चुअल माइंडसेट ये है कि वो एक आईटी फील्ड में एक आईटी प्रोफेशनल की तरह काम करे। उसको करना ये चाहिए जब वो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में है, या इवन अर्ली अगर वो स्टार्ट कर लेता है, जैसे सेकेंड और थर्ड ईयर के अंदर, सम सॉर्ट ऑफ फाउंडेशनल प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर साइंसेज इन आईटी, अगर वो उस चीज के लिए सब्सक्राइब कर लेता है, इधर हाइब्रिड मॉडल में ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर अपना नॉलेज बिल्डिंग करता है, कोई भी स्पेसिफिक या स्पेशलाइज फील्ड के ऊपर अपनी नॉलेज बिल्डिंग करता है, उसके ऊपर अपना कुछ पोर्टफोलियो बनाता है, या किसी तरह की इंटर्नशिप्स करता है, और पैरेलली अपनी फील्ड के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्रॉस ओवर करना बहुत ईजी हो जाता है, और उसके अंदर रिलेवेंसी भी होती है। अगर हम जब एप्लीकेशन अपना भेजते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका फर्स्ट फर्स्ट थिंग जब वो लोग देखते हैं एकेडमिक लेवल की आपने किया क्या है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, आप विदाउट एनी फाउंडेशन, विदाउट एनी बेस, आप कंप्यूटर साइंसेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये अलार्म रेस करता है कि इट रिंग्स बेल्स इन द हेड्स कि एग्जैक्टली इनका इसका राइम एंड रीजन क्या है, ये फ्लिप ओवर का। ना तो कोई बेस है, ना ही कोई काम किया हुआ है, ना ही कोई फाउंडेशन है, हाउ विल इट बी सक्सेसफुल? So it's kind of discouraged. While technically they accept applications, but सक्सेस चांसेस बहुत मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं और नहीं के बराबर हो जाते हैं, बनिस्बत उनके कि जो जो स्टूडेंट्स इस तरह से प्रिपेयर होते हैं, अप्लाई करते हैं, और देर इज अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस कि आपने ये किया हुआ है, और आपने फाउंडेशन अपना रेडी कर लिया है किसी भी तरह से, एंड देन यू आर क्रॉसिंग ओवर। और आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अगर आप उससे कनेक्ट कर पाते हो कि आप एडिशन इसको पढ़ने के बाद में एमएस में क्या करना चाहते हो, अगर आप लाइफ में अगर आप किस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू आप उसको एम्फेसाइज कर सकते हो, देन यू हैव अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग एन एडमिशन। तो मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप इसको करना चाहते हैं इस तरह से, अगर आपके पास कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई बेस नहीं है, और कोई फाउंडेशन लेवल प्रिपरेशन नहीं किया है, तो इस चीज को ना करें। अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो उसकी पूरी तैयारी करें, तैयारी के साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सक्सेस चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। स्टडी अब्रॉड में आपने टॉप डेस्टिनेशंस की बात की, और
सुटेबल ऑप्शंस जो होंगे वो भी बताया, और एफोर्डेबिलिटी, ऑफ कोर्स वी स्पोक अबाउट इट। लेकिन ये एफोर्डेबिलिटी कॉस्ट एक बहुत रिलेटिव टर्म है, थोड़ा आइडिया देंगे फाइनेंशियल्स के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स शुड स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर्ड विथ, और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स रादर आई शुड से। जी, ये भी बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है और डेस्टिनेशन स्पेसिफिक है। हर डेस्टिनेशन की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लिविंग कॉस्ट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये सारे फैक्टर्स, और रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, रैंकिंग ऑफ द प्रोग्राम, ये सारी चीजें मिलके असर्टन करते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होगा। और अगर आप देखें टॉप कंट्रीज और टॉप डेस्टिनेशन जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, एंड इवन फॉर दैट से यूरोप इज वेरी एक्सपेंसिव। इसकी प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए कि आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस लेवल के प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। जब अगर आप यूएसए और यूके देखेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू कैन ओनली एनरोल फॉर डिग्री प्रोग्राम्स, सिर्फ आप डिग्री प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन जैसे अगर आप कनाडा एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, अगर आप न्यूजीलैंड एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं या ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल लेवल्स और एंट्री पॉइंट्स हैं। जैसे आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं, जो हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर या ग्रेड लेवल के ऊपर होते हैं। आप वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए भी जा सकते हैं, जो ड्यूरेशन में भी कम होते हैं और कॉस्ट में भी बहुत कम होते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज आपको हर कंट्री में नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर डिग्री ऑप्शन है तो आपको सीधा यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना होगा। लेकिन जहाँ पर भी डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं हायर सेकेंडरी एंड ग्रेड लेवल के ऊपर, यहाँ पर कॉलेजेस लेवल मॉडल भी होते हैं, जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 30-40% लो ऑन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन होता है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि आप एग्जैक्टली exactly किस चीज के अंदर जाना है और किस तरह का प्रोग्राम करना है और आपको आगे उसको कैसे लेके बढ़ना है, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन अगर हम बॉल पार्क्स की बात करें, तो इंडियन रुपीस के अंदर अगर हम बात करते हैं नॉन डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, तो आपको कम से कम भी 8 to 10 लाख रुपीस फॉर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपको रखना होगा। अगर आप डिग्री लेवल एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, यूजी लेवल पे आपके पास बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर आप किस तरह की यूनिवर्सिटी के अंदर, किस तरह के प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 15 लाख से 40 लाख रुपए तक का बजट आपको फैक्टर करना होगा, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जितना लेस एक्सेप्टेंस रेट होगा, जितनी कॉम्पिटिटिव होगी, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट डिटरमाइन होता है। मास्टर्स लेवल के ऊपर जो है, अगेन बहुत ही मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं प्राइसिंग के अंदर। लेकिन बॉल पार्क फिगर्स अगर हम इसके अंदर देखें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 12 lakhs to 25 lakhs, ये इस तरह का अगर प्रिपरेशन हो, फाइनेंशियल प्रिपरेशन, तो हम इन सारी चीजों के लिए जा सकते ग्रेट। तो फैज साहब ये बताइए कि अगर हमारे व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करना चाहें फॉर फर्दर गाइडेंस या फिर टू स्टडी अब्रॉड, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हैं। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि मैं वाई एक्सिस कंपनी के लिए काम करता हूँ और मैं वहाँ पर एक भी हूँ। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या पैदा करना चाहते हैं, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे आकर इंक्वायर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टडी रिलेटेड ऑप्शंस और दीगर मुख्तलिफ सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो www.yaxis.com ये हमारा यूआरएल है और वेबसाइट है, जहाँ पर आकर देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहें तो हमारे बोर्ड नंबर्स भी हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे दिया गया है। अगर आप इंक्वायरी अपनी रेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म होगा जहाँ पर लोग अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे काउंसलर्स डायरेक्टली उसको रिसीव होने के बाद में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके कई ऑफिसेज भी है जहाँ पर पर्सनली भी विजिट जी किया जी जा जी, बिल्कुल। सकता है। हैदराबाद और दूसरे सिटीज के अंदर भी हमारे बहुत सारे ऑफिस हैं। हैदराबाद के अंदर हमारे एटलीस्ट 7 लोकेशंस और प्राइम लोकेशंस के अंदर ऑफिस हैं, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। राइट, सो हमारा सबसे नया ऑफिस और रीसेंट और हेडक्वार्टर्स जो बना है अभी, वो हाईटेक सिटी के अंदर है, बिल्कुल आइकिया के बिल्कुल बाजू में। हमारे जो पुराने और काफी टाइम से जो एस्टेब्लिश ऑफिस हैं, वो जुबली हिल्स में 2 बिल्डिंग्स में, और तीसरी हमारी ऑफिस बंजारा हिल्स के अंदर है, पंजागुट्टा के अंदर है, राजभवन रोड के ऊपर है, सिकंदराबाद के अंदर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है हैदराबाद के अंदर जहाँ पर लोग आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी टॉप टीयर सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली दिल्ली एनसीआर हैं, या मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, कोलकाता, ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ पर भी यू नो नेम देम एंड वी आर देयर। इसके अलावा आपके ऑफिसेज अब्रॉड भी हैं, राइट? जी, हमारे ऑफिस यूएई में हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है। अभी रिसेंटली इसी साल जनवरी में हम लोगों ने हमारा टोरंटो ऑफिस स्टार्ट किया है।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे ऑफिसेस हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2023 में यूके में हमारा ऑफिस खुलने वाला है। Wonderful. Thank you very much, Mr. Faizul Hasan, for this lovely session. I'm sure हमारे viewers को एक अच्छी तरह से स्टडी अब्रॉड के बारे में एक फेयर आइडिया मिल गया होगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट गए हैं या आप पूछना चाहते हैं व्यूअर्स, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में टाइप करें। हम आपके उन सवालों का जवाब देंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के दिलचस्प एपिसोड्स के लिए। Once again, thanks a lot, Faiz साहब. We look forward to collaborating, and हमारे viewers, I'm sure, will benefit a lot from this interview. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम श्योर ये काफी इन्फॉर्मेटिव रहा है, एंड इफ देयर इज एनी फर्दर हेल्प व्हिच इज रिक्वायर्ड, आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। Great. Thank you. थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।